नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं उनसे आपका परिचय करवा दूं, आपको जरा बता देता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव का जनादेश, जनादेश पर उठ रहे कई सवाल, ईवीएम पर उठ रहे कई सवाल और अब ये कहा जा रहा है कि देश की सुप्रीम अदालत सुप्रीम कोर्ट में बिहार से ईवीएम लाया जाएगा। इससे पहले कि ज्ञानेश कुमार उसके फुटेज को डिलीट कर दे, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मशीनें आएंगी, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मशीनें खुलेंगी और अगर निष्पक्ष तरीके से सुप्रीम कोर्ट में वो मशीनें खुली तो शायद जो जनादेश हमें बताया गया था उसके उलट भरी तस्वीर नजर आएगी और इसको लेकर देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को चिट्ठियां पर चिट्ठियां लोग, सैकड़ों हजारों लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं पंच को परमेश्वर मानकर। तो क्या पंच सुनेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट सुनेगा? क्या है ये पूरा मामला? इसको समझने के लिए हम सीधे सीधे जुड़ रहे हैं राव साहब के साथ। राव साहब, सबसे पहले तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शो में बुलाने के लिए। राव साहब, सबसे बड़ी बात जो ये कहा जा रहा है कि चिट्ठियां लिखी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठियां लिखी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अपील किया जा रहा है, आग्रह किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ईवीएम को मंगाए, बिहार को खुलवाए और देखे, यानी सुप्रीम कोर्ट खुद ईवीएम में निकले जनादेश को देखे। वो जो चिट्ठियां लिखी जा रही है, दक्षिण भारत से लिखी जा रही है, देश के अलग अलग राज्यों से लिखी जा रही है, वो भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि पहले थोड़ा सा दर्शकों को बता दें कि आखिर ये क्या है, मतलब क्यों चिट्ठियां लिखी जा रही है। चुनावी जनादेश तो आ गया, नतीजा तो आ गया, सरकार तो बन गई। हमने महाराष्ट्र वाले मामले में देखा, हमने देश के कई अन्य राज्यों वाले मामले में देखा। सुप्रीम कोर्ट तो ढाक के 3 पाते एसआईआर को लेकर भी कहता रहा हम रद्द कर देंगे, लेकिन किया तो नहीं। तो क्यों फिर चिट्ठियां लिख रहे हैं आप लोग आगे? नमस्कार पाठक जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये पूरा जो वीडियो है अंत तक देखें, क्योंकि ये देश के लोकतंत्र का, अपने संविधान को बचाने का और देश को दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र की इज्जत को बचाने का मामला है। चिट्ठी लिखने की नौबत इसीलिए आई कि चुनाव आयोग बार बार ये कहता आ रहा है कि ईवीएम से या चुनाव तंत्र से जनता को कोई दिक्कत नहीं है, जनता को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन शिकायत किसी को है तो केवल राहुल गांधी को, ममता बनर्जी को, अखिलेश यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को या विपक्ष के नेताओं को है। जनता को किसी तरह का कोई शिकायत नहीं है। लेकिन बात बिल्कुल अलग है, जनता में शिकायतें नहीं, गुस्सा भी है, आक्रोश भी है। तो जनता अपना आक्रोश और अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए लिखित रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठियां लिख रही है, ताकि ये लिखित रूप में दर्ज हो जाए न्यायपालिका में कि हमारी ये शिकायत है, हमारी वोटर की ये शिकायत है। मतलब अगर कोई पार्टी किसी को चुनाव तंत्र से अगर किसी को शिकायत है, राहुल गांधी को शिकायत है, तो वो कुछ ज्यादा नुकसान उनका नहीं हो रहा है। अगर किसी का वोट चोरी हो रहा है तो वोटर का है। मतलब जो पहला एग्रीव्ड पर्सन है वो वोटर है। इसीलिए वो हमने ये कार्यक्रम शुरू किया कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठियां लिखेंगे और हमारी शिकायतें जो भी है उसमें मैं एक के बाद एक आपको गिना देता हूँ। 26 अप्रैल 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय राव साहब उस पे हम आएंगे। हमें सिर्फ थोड़ा सा ये बताइए कि ये इसमें कौन कौन से राज्यों के लोग जुड़ रहे हैं, कितनी चिट्ठियां भेजी जानी है, कितनी चिट्ठियां भेजी जा चुकी है और कितने लोगों से चिट्ठियां भिजवाने का ये कार्यक्रम है। आखिर कहां से ये मुहिम जो शुरू हो रही है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। इसकी शुरुआत तेलंगाना में हुई है। मैं उस जगह का खुलासा नहीं करना चाहता, क्योंकि हम आज तक 100 के करीब चिट्ठियां लिख चुके हैं। हम एक जगह इकट्ठा होकर उसका वीडियो डाकघर के सामने लिफाफों के साथ उसका वीडियो बनाकर देश भर में साझा करना चाहते हैं। अभी तक तो लिखी जाने वाली दस्तखत हो गई चिट्ठियां करीब 96 के करीब है। 100 या 150 होने के बाद में हम एक डाकघर चुनेंगे, उसके सामने कतार में खड़े रहेंगे। हर एक वोटर जो है, मतलब हर एक नागरिक जो है, अपना लिफाफा अपने हाथ में पकड़ेगा, उसका वीडियो बाकायदा किया जाएगा और उसके बाद में उसको सार्वजनिक किया जाएगा। हम तब तक उस जगह को सार्वजनिक नहीं करना चाहते, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये तेलंगाना में हो रहा है। बिल्कुल तेलंगाना में हो रहा है और ये लोकतंत्र की हालत है।
कि कहीं न कहीं अगर आप दिल्ली में तो साफ हवा माँगने के लिए लोग प्रोटेस्ट करने के लिए जुटे थे, सबको जेल भेज दिया गया। अब आप कुछ कह रहे थे कि क्या मुद्दे हैं और क्यों आप इस तरह के अभियान की शुरुआत आपको करना पड़ रहा है? इस बारे में कुछ जानकारी दे रहे थे आप हमारे दर्शकों को, राव साहब। जी, जी, इसकी नौबत इसलिए आई कि चुनाव आयोग ये बार-बार कहता रहा है कि चुनाव आयोग या ईवीएम से जो है राहुल गांधी को आपत्ति है, अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को, ममता जी यानी सारे इंडिया गठबंधन के नेताओं को शिकायतें हैं, लेकिन वोटर को किसी तरह का शिकायत नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये शिकायत लिखित में न्यायपालिका में दर्ज हो, क्योंकि हमें तो चुनाव आयोग पर कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल, और आप दर्शकों को ज़रा वो लेटर भी दिखा देते हैं कि वो लेटर और उस लेटर में क्या लिखा है, उसके बाद आप दर्शकों को थोड़ा बहुत बताते भी रहिएगा कि आखिर ये पूरा मसला क्या है और ये पूरा लेटर है। राव साहब, आपके हवाले स्क्रीन है, क्या है ये लेटर? क्या-क्या आपने इसमें लिखा है और क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से माँग की है? पहला पहला मुद्दा तो हमारा ये है कि 26 अप्रैल 2024 को जब एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक नाम की एक संस्था ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की कि सारे चुनाव परिणाम जो है वीवीपैट गिनकर घोषित किए जाए, तो उस समय चुनाव आयोग ने हलफनामा देकर ये कहा कि वीवीपैट गिनकर परिणाम घोषित करने के लिए 5 दिन लग जाएंगे। इस झूठ का हम पर्दाफाश करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपने कोर्ट हॉल में एक दर्शाएं, किसी को एक करेंसी बंडल का एक 100 का या कुछ ऐसा वीवीपैट जैसा कोई कागज के 100 गिनने में कितना समय आपको लगेगा, आप उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन ले। हमने लिया है, आप ही जैसे एंकर को हमने कहा कि गिनने के लिए तो 53 सेकंड में एक एंकर, 52 सेकंड में, 55 सेकंड में 2-3 एंकर ने 100 का करेंसी मतलब वीवीपैट गिनने का जो है एग्जीबिशन किया है। हम इसका अगर दुगना भी समय दे दें तो 100 वीवीपैट गिनने के लिए 2 मिनट लगा भी ले, इसे दुगना भी समय दे दें तो एक घंटे में 3000 वीवीपैट एक आदमी गिन सकता है। अगर 20 कर्मचारियों को आप काउंटिंग टेबल पे बिठा दें तो 1 घंटे में 60,000 वो वीवीपैट्स की गिनती हो जाएगी और 4 घंटों में जो है 2.5 लाख तक वीवीपैट की गिनती हो जाएगी, जो कि आम तौर पर एक विधानसभा में उतने ही वोट, उससे ज्यादा वोट तो नहीं पड़ेंगे। तो हम ये मांग करना चाहते हैं कि चुनाव आयोग को ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि आप इतना बड़ा झूठ बोलना पड़े। मतलब जो काम 4 घंटे गिनती के लिए, 2 घंटे वीवीपैट बक्से खोलने के लिए और छांटने के भी लगाए, तो 6-7 घंटे में जो काम संपन्न होता है, तो आपको ऐसी कौन सी नौबत आई कि आप हलफनामा लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को झूठ बोले, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह करे कि वीवीपैट गिनने के लिए 5 दिन का समय लग जाता है। इसका तो झूठ पर्दाफाश होना ही है। और अगर चुनाव ये कहे कि हम तो विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रहे, हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे थे, ये भी झूठ है, क्योंकि हर एक लोकसभा चुनाव में जितने भी विधानसभा क्षेत्र होते हैं उनके अलग अलग काउंटिंग सेंटर्स होते हैं। काउंटिंग सेंटर से विधानसभा क्षेत्र का अलग अलग होता है। उसके बाद में सारे विधानसभा क्षेत्रों का जोड़कर परिणाम घोषित किया जाता है। वो जोड़ने में 1-8 घंटा और शायद लग जाए, तो 8-9 घंटे में लोकसभा चुनाव का भी परिणाम घोषित हो सकता है। तो हम ये मानना चाहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन आके ये कहे कि इतना बड़ा झूठ बोले की क्या जरूरत है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 26 अप्रैल 2024 को एक आदेश दिया कि अगर दूसरे और तीसरे स्थान पर जो भी उम्मीदवार है उनको ईवीएम से कोई शिकायतें हैं, तो चुनाव आयोग उन ईवीएम की माइक्रो कंट्रोलर की जांच करेगा और उस माइक्रो कंट्रोलर की जांच की प्रक्रिया के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर बनाएगा, जिसके एसओपी कहा जाता है। उस आदेश के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में चुनाव आयोग ने 1 जून 2024 को एक एसओपी जारी किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो टेस्ट कहा था, मतलब माइक्रो कंट्रोलर जांच की जो आदेश दिए थे, उस जांच को बेदखल कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। मतलब जो टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम की जांच को करने के लिए, तो उस टेस्ट को ही उस एसओपी से हटा दिया। जब मैंने ये बात हरियाणा और महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के सामने रखा कि आप इसे चैलेंज कीजिए, तो कांग्रेस के हरियाणा के करण दलाल जी,
नीरज शर्मा जी, सर्वमित्र जी और महाराष्ट्र के गोपाल दास अग्रवाल जी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसको चुनौती दी। माननीय मतलब चुनाव आयोग के स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर 2024 का स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर को चुनौती दी, तो चुनाव आयोग ने ये गलती मान ली कि उन्होंने माइक्रो कंट्रोल को जांच को हटा दिया। मतलब ये इसका ये निष्कर्ष निकलेगा कि 2024 चुनाव में, मतलब लोकसभा हो या आंध्र प्रदेश या उड़ीसा विधानसभा हो, उसमें जो एसओपी है, उस एसओपी में ईवीएम की धांधली पकड़ने की क्षमता ही नहीं है। मतलब वो चुनाव रद्द करने की डिमांड भी की जा सकती है इसी मुद्दे पर। बिल्कुल, आपने कहा कि पकड़ने की क्षमता भी नहीं है। और थोड़ा-सा मैं दर्शकों को ज़रा ये लेटर एक बार फिर दिखा दूँगा। ये लेटर का आखिरी पेज है। राव साहब, इसमें देखिए सीधे-सीधे आपका नाम, जो भी लेटर लिख रहा है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, नाम है, मोबाइल नंबर है, गाँव का नाम है, तालुका का नाम है और आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट है। यानी सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा चुनाव आयोग को कि आधार कार्ड मानिए, लेकिन इस देश की जो आम जनता है, वो पंच परमेश्वर को लिख के दे रही है कि भैया ये ले लो हमारा आधार कार्ड, हम ऑथेंटिक है, हम भारतीय हैं और हम आपको पत्र लिख रहे हैं। और इस पत्र का पूरा कंटेंट है। लेकिन सबसे दिलचस्प जो हम सबसे आखिरी में दिखा रहे हैं राव साहब, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को खुद ही बता दें, ये मेल आईडी जो है, ये मेल आईडी क्या है? क्या चाहते हैं लोग, क्या करें इस मेल आईडी को लेकर? नहीं नहीं, अगर कोई पत्र लिखना चाहता है, क्योंकि हमने इस बारे में एक दो चैनल्स में आज सुबह मैंने इंटरव्यू किया, तो मैंने कहा कि अगर कोई इस पत्र को हम तो तेलंगाना से लिख रहे हैं, अगर कोई ये पत्र लिखना चाहते हैं तो हमें इस ईमेल आईडी पते पर आप अपना रिक्वेस्ट भेजिए कि आप, ताकि हम इसका नकल भेज सके। जो भी पत्र हम लिख रहे हैं उसकी नकल जो है देश भर में जनता तक पहुंचे, लाखों करोड़ों में ये पत्र जाए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने, ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जनता का आक्रोश, जनता का गुस्सा और जनता का असंतोष को पहचाने, इसको संज्ञान में ले और माइक्रो कंट्रोल, मतलब जो जांच माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिए हैं चुनाव आयोग को करने के लिए, उसे चुनाव आयोग क्यों बच रहा है? जब मैं बिल्कुल। आपको और बता राव दूं, साहब ने आपने बिल्कुल बीच में सही टोक कहा। रहा, मैं इसको, मैं इसको हाँ कर मैं इस देश के तमाम लोगों से भी अपील करूंगा जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो चुनावी प्रक्रिया को बचाना चाहते हैं। स्क्रीन पर मेल आईडी है, आप इस पे मेल कीजिए। आप भी इस अभियान का हिस्सा बनिए, क्योंकि लोकतंत्र के लिए आपका जागना भी बहुत जरूरी है। और सवाल ये उठ रहे हैं कि विपक्षी राजनीतिक दलों को दिक्कत है, नेताओं को दिक्कत है। अब हमें ये बताना पड़ेगा कि नहीं साहब, अगर हमारी वोट चोरी हो रही है तो हमें भी दिक्कत है। इस चीजों को बताना पड़ेगा। और राव साहब, जो चुनाव आयोग का जो रवैया है और जो चुनाव आयोग जो बार-बार ये बातें कर रहा है, जब वो फँसता है तो पीछे हट जाता है। अब तो ये भी आ गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग के बीच में किस तरह से बहस हुई। ये भी आ गया कि व्हाट्सएप पे नियम बना दिए गए एसआईआर को लेकर। इस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है। ये जो पूरा गड़बड़-झाला है, आप अपनी बात कर रहे थे उसको भी कंटिन्यू करिएगा। ये पूरा गड़बड़-झाला क्यों है? क्या सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए, बार-बार उनको विजयी बनाने के लिए? क्या देश के किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त, चाहे इससे पहले वाले राजीव कुमार थे या अभी वाले ज्ञानेश कुमार हैं या कल को कोई और कुमार आ जाएँगे, इनके मन में कोई डर नहीं, किसी का खौफ नहीं, किसी का डर नहीं, जो मनमर्जी, जो मनमानी चाहे ये लोग करते रहें? अरे जनाब, जब आपने एक कानून बनाया कि चुनाव आयोग चाहे जो भी निर्णय ले, जो भी आदेश दे, उसे किसी भी कोर्ट में, देश के किसी भी कोर्ट पर चैलेंज नहीं किया जा सकता, मतलब आपने एक ढाल दे रखी है चुनाव आयोग को, आप जो चाहे कर ले, आपके ऊपर कोई हमला नहीं होगा। आप जो चाहे, हम जो भी हमारे पक्ष में जो भी आप निर्णय लेंगे, जो भी आदेश देंगे, जो भी ऑर्डर पास करेंगे, आपको उसको चुनौती देने का हक ही नहीं छोड़ा, तो चुनाव आयोग ऐसा क्यों नहीं करेगा? क्या मतलब आपको समझ नहीं आता कि तालमेल क्या है भाजपा और चुनाव के बीच में, किस तरह का तालमेल है? आपको बता दें, आपको अगर 2024 वाला स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर बना ले, एक बार पढ़ ले, तो उसमें आपको साफ साफ आपको हंसी आएगी। ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर धांधली पकड़ने के लिए नहीं था, वो धांधली करने वालों को बचकर निकलने के लिए बनाई गई थी। उसमें न जाने किस किस तरह के छूट दी गया। आपको बता देता हूं, मैंने पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपको माइक्रो कंट्रोल की जांच करनी है, उसको हटा दिया, चुनाव बेदखल कर दिया, कहीं जिक्र ही नहीं है माइक्रो कंट्रोल की जांच की। दूसरी बात, चुनाव आयोग ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्थान पर जो भी उम्मीदवार है उनको अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए 7 दिन का समय है। तो पता है चुनाव आयोग ने क्या किया?
उसने एक टाइमलाइन बनाया। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर 1 जनवरी को परिणाम घोषित होते हैं तो आखिरी दिन होगा 7 जनवरी, मतलब समय 6 दिन का ही दिया गया। अगर 1 तारीख को आप परिणाम घोषित करते हैं, 7 दिन का समय होता है 8 तारीख को। हरियाणा में चुनाव के बाद में मैं इन सारे मुद्दों को लेकर हरियाणा पीसीसी अध्यक्ष श्रीमान उदयभान जी को मैंने, मेरे ही मित्र हैं हेमंत अत्री करके, उनके जरिए उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और कहा कि आप एक सर्कुलर निकालें कि ताकि सारे हारे हुए उम्मीदवार जो है 15 अक्टूबर से पहले पहले उनको ईवीएम जांच के लिए दरख्वास्त करना है, क्योंकि हरियाणा के चुनाव घोषित हुए थे 8 अक्टूबर को। आज के बाद 7 दिन का मतलब आपको आता है 15 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को आपको दिखा सकता हूं कि उदयभान जी ने अपने पत्र में लिखा सारे हारे हुए उम्मीदवार को ईवीएम जांच के लिए दरख्वास्त करना है। 3 दर्जन हरियाणा के उम्मीदवार जब दफ्तर पहुंचते हैं तो चुनाव आयोग मतलब जिलाधिकारी कहते हैं कि 14 तारीख शाम को समय सीमा खत्म हो गई है। उन्होंने पूछा तो कैसे, तो उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को भी गिनती करेंगे। मतलब आप मान लीजिए अगर आप 1 जनवरी पकड़ा जाए, चुनाव आयोग का जो टाइमलाइन है, 1 तारीख को शाम को 5 बजे आप डिक्लेयर करेंगे दूसरे स्थान पे कौन है और तीसरे स्थान पे कौन है। अधिकार तो उसको दरख्वास्त करने के लिए दूसरे और तीसरे स्थान पे उम्मीदवार को है, जो आप शाम को 5 बजे डिक्लेयर करेंगे तो 1 तारीख कैसे गिनती करेंगे आप? क्या चुनाव आयोग 30-30, 35-35 साल आईएएस की नौकरी करने के बाद में क्या इतने बुद्धू है कि उनको ये समझ नहीं आता कि समय सीमा कब खत्म होती है? उनको नहीं समझ, ये जानबूझकर उन्होंने समझ एक तो दिन का, समझ तो आता है, लेकिन गड़बड़ी करनी है तो फिर उस समझ को किनारे नहीं रखेंगे नहीं, ना। क्योंकि आपने इंडियन साइकोलॉजी क्या है, लास्ट दिन आखिरी दिन में जाके दरख्वास्त करने का साइकोलॉजी है, इसीलिए उस लास्ट दिन को हटा दिया। सोची समझी साजिश है ये। एक और बात बता दें आपको, चुनाव माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवारों को अपने चुनाव क्षेत्र के 5% वीवीपैट की जांच के लिए दरख्वास्त करने का अधिकार है। मान लीजिए आप दूसरे नंबर पर रहे, आपके 5% और मैं तीसरे स्थान पर हूं, मेरे 5%। अगर हम दोनों दरख्वास्त करें, आप और मेरे मिला के 10% करना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग अपने एसओपी में कहता है अगर दोनों अप्लाई करें तो हम 5% नहीं देंगे, 2.5% देंगे। अरे भाई आपको क्या दिक्कत हो रही है? जितने ज्यादा ईवीएम की जांच हो उतने ज्यादा ईवीएम अगर स्वच्छ निकले, अगर ईमानदार निकले, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप उसको क्यों बढ़ाना चाहते हैं? जांच की प्रक्रिया जितनी बढ़ेगी, ईवीएम की जो विश्वसनीयता है उतनी बढ़ेगी, उसकी इंटेग्रिटी बढ़ेगी, चुनाव आयोग की इंटेग्रिटी बढ़ेगी। आप क्यों चुनाव, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5% का अवसर दिया तो आप इसको क्यों घटाना चाहते हैं? तो कदम कदम पर चुनाव आयोग ने धांधली करने वालों को बचाने के प्रयास किए इस एसओपी में। एक और बात बता दें, आपको विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 10,000 का रकम भरना पड़ता है, लेकिन ईवीएम जांच के लिए एक पोलिंग स्टेशन के लिए 47,200 रुपया फीस मुकर्रर किया गया। अरे भाई सारे चुनाव क्षेत्र को चुनाव लड़ने के लिए 10,000, एक पोलिंग स्टेशन की जांच के लिए 47,200। तो एक आप क्या एक करना एक चाहते एक हैं? विधानसभा में राव साहब 350-400 के आसपास पोलिंग बूथ होते हैं। तो जी, अगर उसको 100 पोलिंग बूथ की भी जांच करने का अगर करो। उसको आवेदन देना है तो फिर करोड़ों रुपए का मामला हो जाता है। हाँ हो जाए ना, मतलब आप उसको डिस्करेज करना चाहते हैं, आप उसको बाधाएं डालना चाहते हैं ताकि वो डर जाए, अरे भाई इतनी बड़ी रकम है मैं कहां से करूं, पीछे भाग जाए। अच्छा राव साहब, एक बड़ा सवाल है। देखिए सीधा सीधा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। जब एसआईआर पे सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की कि अगर कोई भी गड़बड़ी हो गया या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको वोटर लिस्ट में मृत बता दिया गया हो, अगर वो जीवित हो लेकर आ जाएंगे तो हम पूरी की पूरी एसआईआर प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। जब कुछ व्यक्ति लेके गए, याचिकाकर्ता लेके गए, तो चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि यहाँ नौटंकी मत करिए, इनके नाम जुड़वाइए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कोई टिप्पणी नहीं। जब जज साहिबान टिप्पणियां तो तल्ख करते हैं, उनकी जुबान से तल्ख अल्फाज निकलते हैं, वो मीडिया की हेडलाइन बनती है, गोदी मीडिया की हेडलाइन बनती है। लेकिन जब फैसला लिखने और लिखवाने की बारी आती है तो ना उनके पेन ढंग से चलते हैं, ना वो टाइपिस्ट को ढंग से सारी बातें बता पाते हैं। तो आप जो इतनी चिट्ठियां लिखेंगे, हजारों लोग बाद में इससे अभियान से इसमें ये जुड़ेंगे, भी दर्ज है, आपने जो मुद्दा इससे उठाया इससे कोई उसमें, फायदा होगा?
जी, आपने जो मुद्दा उठाया उसमें इस चिट्ठी में उसका भी उल्लेख है। मेरे ख्याल से बिहार में कहीं एक परिणाम 98 वोटों से हार जीत का फैसला हुआ है। हम इस चिट्ठी में ये भी लिख रहे हैं कि हार जीत का जो अंतर है उससे ज्यादा अगर वोटर आके कलेक्टर के पास हलफनामा देकर ये पेश करें कि हमारा वोट जो है वो डिलीट हुआ है, हम इतने सारे लोग हैं, मान लीजिए 98 वोटों से कहीं परिणाम बदल गया, तो अगर 100-125 आदमी आके कलेक्टर के सामने हलफनामा दे दे, जिला अधिकारी के सामने, कि हमारे वोट डिलीट गए हैं, ये हमारे आईडी कार्ड है, हम जीवित है, हम इसी पते पर है, हमारे वोट डिलीट किए गए और हम राजद को वोट देना चाहते थे, लेकिन हमारे वोट काटने की वजह से ये परिणाम बदल गया, इसलिए आप चुनाव को रद्द करें। ये भी हलफनामा, इसकी भी हमने लेटर में उल्लेख किया है। हम चाहते हैं कि बिहार की जनता जहां जहां भी वोटर डिलीट हो गए हैं, राजद के वोटर, वो एकजुट होकर जिलाधिकारी के सामने पेश करें। अगर डिलीट किए गए वोट हार जीत के अंतर से ज्यादा है तो अपने आप हलफनामा दर्ज कर दे और उस जगह की चुनाव को रद्द करने की मांग भी करना चाहिए। ये हम नहीं कर सकते, ये मात्र बिहार के वोटर ही कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद है आपको कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कार्रवाई करेगा? हलफनामा तो दे पहले, वोटर अपने हलफनामा तो दे पहले, उसके बाद देखेंगे क्यों नहीं करेंगे। उसके बाद की लड़ाई बाद में ना, पहले राजद को और महागठबंधन को ऐसे वोटरों को इकट्ठा करना है जहां हार जीत का फैसला कम है, उनसे ज्यादा डिलीट किए गए वोटरों को इकट्ठा करना है, सबूतों के साथ कलेक्टर के सामने हलफनामा पेश करवाना है उन सभी से, और तब जाके मांग करनी चाहिए। अब जो भी मांग करे, सड़कों पे निकलने से कुछ नहीं होगा, जो भी होगा अब आगे लिखित में होगा, सबूत के साथ होगा और देश पूरा उनके साथ खड़ा रहेगा। नहीं तो इसमें आप किस तरह से बाकी राज्यों के लोगों को भी जोड़ेंगे, कुछ इसका प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया आपने? हाँ, हमने मैंने जब ईमेल तेलंगाना से लिखना शुरू किया, मैंने शायद 10 दिन पहले मैंने चिट्ठी लिखा और एक तेलुगु चैनल में मैंने इंटरव्यू दिया और आह्वान किया कि आप तेलंगाना से कोई आना चाहते, लिखना चाहे तो लिखे। तो मुझसे काफी लोगों ने संपर्क किया, मैंने उनको अपना इंग्लिश का फॉर्मेट भेजा, वो काफी प्रभावित थे और काफी जोर शोर से लोग जो है ना, कैंपसेस में डिस्कशन हो रहा है, कॉलेजेस में इसकी डिस्कशन हो रही है, कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट्स जो है ना इसके लिए बहुत काफी आगे आ रहे हैं और आईटी सेक्टर के जो भी लोग हैं, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है इसमें काफी रुचि दिखा रहे हैं। हमारा ये दायित्व बनता है कि हम इसको गांव में भी लेके जाए, किसानों तक लेके जाए, मजदूरों तक लेके जाए, मतलब पढ़े लिखे जो भी है वो तो आगे आ रहे हैं, विद्यार्थी लोग खासकर जो 1-2-3 कॉलेज के कैंपस में जो है ये संडे को जो है वो एक अभियान चलाना चाहते हैं, उस कॉलेज में जितने भी छात्र हो सभी का दस्तखत लेना चाहते हैं हफ्ते 10 दिन के भीतर। लेकिन इसको हम गांव तक पहुंचाना हमारा दायित्व है, तो हम जितना ज्यादा हो सकता है हम इसको पॉपुलरिटी देना चाहिए, पब्लिसिटी देना चाहिए। और अपना जो नमूना है खत का, जो है हमने हिंदी का भी एक बनाया है, इंग्लिश का भी एक फॉर्मेट है, दोनों जिसमें चाहे लिख सकते हैं और उसका एड्रेस भी हम बताएंगे। लिखना है कि टू ऑनरेबल चीफ जस्टिस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तिलक मार्ग, न्यू दिल्ली, पिन कोड 110001। इसको स्पीड पोस्ट करना है, कोई ईमेल वीमेल नहीं होगा इसमें, सारे पेजेस पर दस्तखत करने होंगे, अपना डिटेल्स भरना होगा। तेलंगाना में आधार कार्ड की जेरॉक्स कॉपी भी लगा रहे हैं, पूरा आधार कार्ड को फोटो कॉपी लगा रहे हैं कि ये साबित करने के लिए भाई हम ऑथेंटिक है, ये झूठ मूठ का कोई अभियान नहीं है। बिल्कुल राव साहब, तो और वाकई करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा और वाकई समय कुछ ऐसा है और बड़ी विकट परिस्थितियां है, लेकिन किसी ने बड़ा खूब कहा है कि माना कि अंधेरा घना है पर एक दिया जलाना कहाँ मना है। तो ये कोशिश अंधेरे में दिया जलाने की है। उम्मीद है पंच परमेश्वर से, उम्मीद है इस देश की सुप्रीम अदालत से, उम्मीद है इस देश के सुप्रीम कोर्ट से कि वो सुनेंगे, और जब वो सुनेंगे तभी तो देश के लोकतंत्र की रक्षा कर पाएंगे। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, इन तमाम लोगों ने मिलकर जो संविधान बनाया था, उस संविधान में संरक्षक की भूमिका, अभिभावक की भूमिका सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दी गई है। तो देखते हैं कि मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं। चलते आपसे एक गुजारिश है, आपके चैनल के जितने भी कर्मचारी है और आपके जितने भी दोस्त है, वो सभी इस पत्र को लिखें, उसका एक वीडियो बनाएं और उसका एक वीडियो सार्वजनिक करें,
ताकि आप अपने लोगों को अपने चैनल के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित दे सके, प्रेरणा दे सके, ताकि ये अभियान ज्यादा से ज्यादा जल्दी देश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। बिल्कुल, और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए राव साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।